नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप 2023 में UPP, UPSI, वीडियो या फिर पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट GK GS के MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना शुरू कीजिएगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, मंत्रिपरिषद दिया गया है, प्रधानमंत्री दिया गया है, राष्ट्रपति दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष दिया गया है। तो पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो जो लोकसभा का जो विघटन होता है ये कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, तो जो हमारी मंत्रिपरिषद है या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो इनकी सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। तो पहले प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन सी कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद या फिर आप कह सकते हो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है। ठीक है, तो अरब सागर की रानी हम लोग किसको कहेंगे भाई, लक्षद्वीप को कहेंगे, वेनिस को कहेंगे, कोचीन को कहेंगे या फिर सूरत को कहेंगे। तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाएगा, इस दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो फटाफट आंसर करते चलो भाई। दूसरे प्रश्न की देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन को। ठीक है, किसको कहेंगे भाई, तो कोचीन को हम लोग अरब सागर की रानी कहते हैं। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कोचीन की, ये जो कोचीन है ये किस राज्य में स्थित है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये कोचीन कहाँ पर है, तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर कोचीन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं, केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नंदा देवी पर्वत चोटी ये किस राज्य में स्थित है। देखो नंदा देवी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा भाई, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। ये नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित होगी, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। देखो यहाँ पर अगर आप तीसरे प्रश्न की बात करें, नंदा देवी पर्वत चोटी की बात करें और ऑप्शन अगर आप कर रहे हो उत्तराखंड तो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। तीसरे प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करते हैं सिक्किम की, ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग बात किसकी करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया नंदा देवी जो ये कहाँ पर है, ये तो उत्तराखंड में है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा किस राज्य में है, सिक्किम में है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में K2 गाडविन आस्टिन है जो कि भारत का क्या है, सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, K2 गाडविन आस्टिन है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, इस संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है, कौन है हमारे संविधान का संरक्षक। ठीक है, अगर हमारे संविधान का उल्लंघन होता है, कोई संविधान का उल्लंघन कर रहा है या फिर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो रक्षा कौन करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा का सभापति। क्या करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। देखो अगर इससे चौथे प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, अगर ऑप्शन में आपको सुप्रीम कोर्ट दिया गया होता, सर्वोच्च न्यायालय दिया गया होता तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। ठीक है, क्या होता,
अगर आपको न्यायालय ऑप्शन में दिया गया होता तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। जो न्यायालय हैं इनको भारतीय संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब क्योंकि न्यायालय है तो नहीं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं भाई, इनकी जिम्मेदारी है, क्या करेंगे, संविधान की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। अच्छा देखो, यहाँ पर भारत में संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना गया। क्योंकि ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको दिया गया है। ठीक है भाई, तो वहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई। जो भारत में संविधान सभा है, ठीक है, भारत में जो संविधान सभा है, तो ये किसकी सिफारिश पर तैयार की गई है। संविधान सभा को किसकी सिफारिश पर, बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन, क्या होगा भाई। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करेंगे 5वें प्रश्न की, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आएगा, तो कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इसी की सिफारिश पर भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो 7वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने कहा है। ठीक है, किसने 1935 के एक्ट को गुलामी का एक नया या फिर दास्तां का एक नया अधिकार पत्र कहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने बंधन का या फिर कहें गुलामी का या दास्तां का एक नया चार्टर एक्ट कहा है। बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। 7वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है भाई। तो देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसको बंधन का, गुलामी का, दास्तां का एक नया चार्टर जो है, ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 1935 के एक्ट से, तो कुछ और चीज़ों को ध्यान रखो जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 के एक्ट में ही पहली बार क्या किया गया था, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। 1935 के एक्ट से केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, और 1935 के एक्ट से ही क्या किया गया है, तो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनको आप 1935 के एक्ट के संदर्भ में याद रखना। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की बात की गई है, भारत में संघीय न्यायालय की बात की गई है, केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई है, और क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। तो 4 चीजों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करना भाई। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो देखो, इनको कहाँ से लिया गया है, तो इनको यूएसए अमेरिका से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कौन सा आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है भाई, शिक्षा का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है, भाषण का अधिकार नहीं है, या फिर जीवन का अधिकार नहीं है। ठीक, कौन सा एक आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। 8वें प्रश्न का आंसर करना है। देखो, प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है, और यहाँ से मौलिक अधिकारों से हमेशा आपको एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है ये भाई, तो ये है आपका आरटीआई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है, ये 2005 से लागू किया गया है, और ये आपका क्या है, तो ये आरटीआई जो है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 21 का में 21A में शिक्षा का अधिकार है। भाषण का अधिकार जो है, ये भाई आपके किस अनुच्छेद 19 के तहत आ जाएगा, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। और अगर हम लोग जीवन के अधिकार की बात करेंगे तो ये कहाँ पर आएगा, तो ये अनुच्छेद 21 में आएगा। तो ये सारे तो मूल अधिकार हैं, लेकिन आपका जो ये सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करना भाई।
अच्छा, यहाँ पर देखो मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ और चीज़ें देख लो भाई। मौलिक अधिकारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग कहाँ पर, तो भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग कहाँ पर किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। और भाग 3 को क्या करते हैं, भारतीय संविधान का क्या करते हैं भाई, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार अगर हम लोग बात करें कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। देखो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान तो है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस सेशन में इस प्रश्न को शामिल किया गया है। आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, लेकिन क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए आज के सेशन में इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है। तो किस राज्य को मसालों का बगीचा कहेंगे, तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो आपको पता है मसालों के लिए केरल राज्य फेमस है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न बताना भाई, फिरोज शाह कोटला अगर हम लोग स्टेडियम की बात करेंगे, जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। क्या करेक्ट आंसर होगा, 10वें प्रश्न का बताइएगा, आंसर कीजिएगा। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और नाम बदल करके किसके नाम पर, तो अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया। ठीक है, तो ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली जो है ये वित्त मंत्री थे, तो इनके नाम पर क्या कर दिया गया है, इनके नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रख दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, कन्नौज का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में भाई, तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, जयचंद को कहाँ पर, चंद को चंदावर में। ठीक है, कहाँ पर, तो चंद को चंदावर में पराजित किया था। ये चंदावर का युद्ध कब होगा, तो ये होगा 1194 में। ठीक है, कब होगा भाई, तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, ठीक है, चंदावर के युद्ध में हराया था। कब हराया था, तो 1194 में हराया था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं क्या होगा, तराइन के प्रथम युद्ध की बात करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होगा, किसके किसके बीच में, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध क्या होगा, तो 1191 में होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होगा, और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। वहीं अगर हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब होगा, 1192 में होगा, किसके बीच होगा, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा। ठीक है, क्या होगा, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पहले वाले में देखो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। तो ये दोनों युद्ध याद रखना महत्वपूर्ण है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति का कार्यालय जो है रिक्त होने पर कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए। यहाँ पर देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। ठीक है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान से समझो, कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। ठीक है, तो सीधी सी ये बात पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है, 3 माह, 6 माह, 12 माह या फिर 1 माह। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 माह के भीतर। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या करना भाई, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का क्या होने पर, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर
बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? देखो किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य की, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, ठीक है, ड्यूटीज की, आपके कर्तव्यों की बात हो रही है। तो बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? चतुर्थ में, चतुर्थ ए, चतुर्थ बी या फिर पंचम, कौन सा भाग होगा जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं? चलो इस प्रश्न का आंसर करते चलो भाई। 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो देखो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग कहाँ पर, तो भाग 4 का में, ठीक है, क्या कर सकते हो, तो भाग 4 का आप कह सकते हो या फिर आप इसी को कह सकते हो 4A में, ठीक है, 4A में या फिर चतुर्थ का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाग 4 का में किस अनुच्छेद के तहत, अगर आपसे क्या कर ले, अनुच्छेद पूछ ले, तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 51 का या फिर 51A में, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को और देख लो मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य जो है इनको कहाँ से लिया गया, तो इनको रूस देश से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह, ये समिति का नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 के बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। क्या किया गया है, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य इसको क्या होगा, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया 11वें मौलिक कर्तव्य को, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा देने का उत्तरदायित्व किसका होगा, माता पिता या अभिभावक को सौंपा गया है। तो अगर वर्तमान में आपसे पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे, तो पहले 10 थे। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे इनको किस संशोधन से, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपसे क्या कह रहा है, पहला अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर महादेव गोविंद रानाडे, क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? तो देखो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे स्थापना कब होगी इनकी, तो स्थापना होती है 28 दिसंबर को, ठीक है। कब होगी, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होगी। स्थापना कौन करते हैं, तो स्थापना करेंगे A.O. ह्यूम, ठीक है। कौन करेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे A.O. ह्यूम। और इसकी जो पहली बैठक होगी 1885 में, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन होंगे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी हो जाएगा। 14वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है और यहाँ पर कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, WC बनर्जी करते हैं भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है भाई, तो ये प्रश्न आपका है, बताइएगा भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है भाई? तो क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र या फिर कनिष्क। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है, तो V.A. स्मिथ ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। V.A. स्मिथ ने क्या किया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो समुद्रगुप्त का क्या होता है भाई, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का क्या होगा, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है और इसकी रचना किसने की है, तो हरिसेन ने की है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है, समुद्रगुप्त का है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने क्या किया है, भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न का आंसर करना भाई, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो अभी इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं, ठीक है, इनको किस देश से लिया गया है? तो क्या आंसर होगा भाई? तो यहाँ पर आप रूस कह सकते हो। रूस अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप सोवियत संघ आंसर कर सकते हो। तो रूस को या फिर आप कहो सोवियत संघ, यहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में? अगर अनुच्छेद की बात कर लेगा तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे चौथे प्रश्न की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय परिषद को पहली बार बजट के मामलों पर चर्चा करने या बहस करने का अधिकार देता है? तो कौन सा एक्ट है जो क्या करेगा? जो सबसे पहले चर्चा करने या फिर बहस करने का अधिकार देता है? 1853 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? चलो 17वें प्रश्न का आंसर करना भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो फटाफट आंसर करो भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? कौन सा एक्ट है जो क्या करता है? जो पहली बार बहस करने की अनुमति देगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार आपको बहस करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। आप विचार विमर्श कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, बहस कर सकते हो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1892, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? 18वें प्रश्न का आंसर करना भाई। 18वां प्रश्न है, तो भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? चोकला, पूगल, नाली या फिर मगर? क्या करेक्ट आंसर होगा? भारत की जो मेरिनो भेड़ है, ठीक है, तो ये किसको कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, चोकला, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो भारत की मेरिनो भेड़ जो है ये चोकला को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न का आंसर करना भाई। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइएगा जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, उनका आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया है? 2010 में, 2014 में, 2018 में या फिर 2006 में? 19वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? चलो जल्दी से सारे लोग बताते हैं। चलो भाई क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, 2010 में, ठीक है। कब किया गया है? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार शहरी स्थानीय स्वशासन का निकाय नहीं है? ठीक है, तो 20वें प्रश्न का आंसर करना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार शहरी स्थानीय स्वशासन का निकाय नहीं है? नगर पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद या फिर नगर निगम? देखो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन की अगर हम लोग बात करेंगे कि किस भाग में, अगर आपसे पूछ लिया जाए शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस भाग में है, तो आप आंसर क्या करोगे? भाग 9 का में या फिर भाग 9 ए में, ठीक है। और अगर आपसे अनुसूची पूछ ले कि किस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, तो फिर आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे भाई अनुसूची 12 में, ठीक है। कहाँ पर करोगे? तो अनुसूची 12 में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर मतलब नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब तो शहरी स्थानीय स्वशासन में आते हैं, लेकिन जिला परिषद ये नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट है, ये शहरी स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है। जिला परिषद जो है ये किस में आएगा? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में आएगा। 3 स्तर भाई, ग्राम स्तर पर आपके ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, तो NH1, NH8, NH4 या फिर NH11 क्या करेक्ट आंसर होगा? 21वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, NH44 की बात करेंगे, तो ये क्या होगा, तो ये जम्मू से लेकर के जाता है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? महत्वपूर्ण झील है, बताइएगा। भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल? 22वें प्रश्न का आंसर करना है। तो भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर केरल? 22वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो लोनार झील है ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पर है, तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, लोनार झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो ये लोनार झील है, ठीक है, इसका निर्माण क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, इसीलिए लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो कौन सी एक महत्वपूर्ण नदी है जो क्या होगी, जिसका उद्गम मरुस्थलों से होता है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम मरुस्थल से होता है? लूनी, ब्यास, नर्मदा या फिर कृष्णा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सी नदी है जिसका उद्गम मरुस्थल से होगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लूनी नदी, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी, तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है भारत की, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी? कौन सी नदी है जिसको क्या कहेंगे, जिसको वृद्ध गंगा कहेंगे, या फिर इसी को हम लोग और क्या करते हैं भाई, तो इसी को हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो वृद्ध गंगा कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, बूढ़ी गंगा कहेंगे। तो कौन सी नदी हो जाएगी भारत की जो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहलाती है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगा, तो गोदावरी नदी वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहलाती है। और ये क्या है भाई, तो ये देखो एक बात और ध्यान रखना कि ये दक्षिण भारत की, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी कौन सी, तो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न का आंसर करना। 44वें संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बन गया है, तो कौन सा अधिकार जो है 44वें संशोधन, और ये 44वां संशोधन किस वर्ष होगा, तो 1978 में होगा, ठीक है। तो 1978 में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा एक अधिकार है जो कानूनी अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार या फिर काम करने का अधिकार? 25वें प्रश्न का आंसर करना भाई सभी लोग। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 25वें प्रश्न की बात करते हैं, तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, जो ये संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकारों से निकाल करके क्या कर दिया गया है, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कहाँ पर रखा गया है इनको, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया, ठीक है। कहाँ पर रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया। और ये संपत्ति का अधिकार जो है ये वर्तमान में विधिक या कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे, फिर हम लोग आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन सेशंस लाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।